यूपी में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव में इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दलितों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एमआईएम ने मुसलमानों के साथ बड़ी तादाद में दलितों को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। यूपी में पंचायती चुनाव 4 मरहलों में मुनक्किद कराए जाएंगे। चुनाव के पहले मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 55 उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। एमआईएम ने इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और सुल्तानपुर की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़े करने का ऐलान किया है। एमआईएम का कहना है कि यूपी की कई दलित सियासी पार्टियों से समझौता हो गया है, जिससे पंचायत के चुनाव में एमआईएम की जीत यकीनी दिखाई पड़ रही है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पहले से इसके लिए पूरा तैयारी किए हुए थे और कि हम इस इलेक्शन में पूरा भरपूर तरह से हिस्सा लेंगे और हमारे बहुत कैंडिडेट, करीब इलाहाबाद से 15 कैंडिडेट अब तक हमारी पार्टी से आ चुके हैं, जिनको घोषणा हो चुकी है। और उसमें जहां मुसलमान कैंडिडेट हैं, वहीं पे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बैरिस्टर साहब की नीतियों को पसंद करते हैं। यूपी हुकूमत के प्राइमरी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद किए जाने के खिलाफ गैर इमदाद याफ्ता स्कूलों के असातिज़ा ने मोर्चा खोल दिया है। आज अलीगढ़ के बेसिक तालीम ऑफिसर दफ्तर पर बड़ी तादाद में असातिज़ा जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। उनका कहना था कि पहले कोरोना के सबब स्कूल बंद हुए, अब होली फिर दोबारा से कोरोना का बहाना बनाकर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये हुकूमत की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि हम भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, जिसके सबब हमारे हाथ में कटोरा आ गया है। उन्होंने सड़क पर हाथों में कटोरे लेकर भीख भी मांगी। हमारा नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा था। पहले होली के नाम पर छुट्टियां कर दी, फिर अब दोबारा छुट्टियां बढ़ा दी। अगर हमारे और एक बार छुट्टियां बढ़ा दी गई तो अगला सत्र भी हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हम वित्तविहीन शिक्षक और कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। भीख का कटोरा हमारे हाथ में आ गया है, इसलिए आज ये हमने प्रोटेस्ट करने का काम किया है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बीएसए को ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है और विद्यालय खोलने की मांग की है। तुगलकी फरमान जारी कर हमारे विद्यालयों को बंद करने के विरोध में आज हम यहाँ भीख मांगने का काम कर रहे हैं और हमने बीएसए को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्या डिमांड है? हम लोगों की डिमांड बस ये है कि सरकार जो हमारा विद्यालय खोले। अगर अभी भी सरकार ने 5 तारीख के बाद हमारा विद्यालय नहीं खोला तो हम 5 तारीख को डीएम ऑफिस पे आमरण अनशन के 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को आज से राहगीरों के लिए खोल दिया गया है। मेरठ से दिल्ली तक के सफर को तय करने में पहले लोगों को 2.5 से 3 घंटे तक का वक्त लग जाता था, लेकिन एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब यही सफर सिर्फ 50 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। आज इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के मौके पर मेरठ हापुड़ सीट से रुकन पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल ने भी एक्सप्रेसवे का जायजा लिया और उसे न सिर्फ दिल्ली और मेरठ बल्कि एनसीआर इलाके के लिए तरक्की की एक नई राह खुलने का जरिया करार दिया। दरअसल मामला मेरठ के नौचंदी थाने का है, जहां आपसी घरेलू तनाजे के मामले में एक शख्स ने अपनी दूसरी बीवी और सौतेले बेटे पर मारपीट करने और जायदाद पर कब्जा करने का इल्जाम लगाते हुए थाने में शिकायत की थी, लेकिन थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने के बजाय फरियादी को गायत्री मंत्र का जाप करके सनातन हिंदू धर्म के तौर तरीकों पर चलकर जिंदगी गुजारने की तलकीन की और आपसी घरेलू तनाजे को हल करने के लिए इस तरीके को मामूली जिंदगी का हिस्सा बनाने का इकरारनामा भी लिखवाया। पुलिस कार्रवाई और समझौते के इस तरीके से परेशान होकर फरियादी ने आला पुलिस अफसरान से इंस्पेक्टर की शिकायत की। इस मामले में शिकायत के बाद थाना इंचार्ज और पुलिस के आला अफसरान तो कुछ कहने को तैयार नहीं है, ताहम महकमे के आला पुलिस अफसरान ने इस मामले की कार्रवाई की यकीन दहानी जरूर कराई है। मेरे साथ मारपीट हो रही है, मेरे को घर से निकाल दिया गया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया गया है और मैं घर करता हूँ। पैसे तो मुझे क्या हुआ, क्या था, किसने ये सब किया है? मेरी जबरन शादी कराई गई थी सरिता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा, मेरे साथ ये हो गया था। साहब थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो, आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई।
कितनी बार गए थे थाने? मैं 3 बार हुआ है भाई साहब। क्या क्या लिख के दिया, क्या क्या बताया? बस वही लिख के दिया कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री माँ की शरण में चले जाओ और ऋषिकेश के आश्रम में गायत्री चले जाओ और वहाँ पे जाके सब शांति हो जाएगी। सब कोई कानूनी कार्रवाई की थानेदार साहब ने? कानूनी कार्रवाई होती तो साहब यहाँ तक क्यों आना पड़ता? देखिए, हम आईजोब इसलिए आए थे कि हेमंत गोयल मेरे क्लाइंट हैं। इनको इनकी तथाकथित बीवी ने, जो अपने आपको बीवी कहती है, और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत देकर जब हम थाने गए थे तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल भी इनका हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिख के 2-3 बार कंटिन्यूस काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें और भगवान का ध्यान करें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसी ध्यान के चक्कर में 3 बार पड़ जाते हैं। वो लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग जबरन इनके मकान में घुस जाते हैं, इसकी शिकायत लेकर दोबारा जब जाते हैं, फिर से कहते हैं तुम्हारी पाठ पूजा में कहीं कमी रह गई है, पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो थाना है, जो मेरठ पुलिसिंग है, क्या ये कुरान से, गीता से, बाइबल से चलेगी या आईपीसी से, सीआरपीसी से, या पुलिस मैनुअल से, या भारतीय संविधान से गवर्न? कानपुर में ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने आयशा हेल्पलाइन शुरू की, जिसके बाद उसमें जहेज की वजह से सताए जा रहे लोगों की शिकायत मुसलसल आ रही है। इस पैनल में वकील और समाजी खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन जुड़ी हुई है। इस हेल्पलाइन को शुरू हुए 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन 100 से ज्यादा शिकायत उत्तर प्रदेश से मौसूल हो चुकी हैं। लाइन हमने बेटी आयशा की सुसाइड के बाद से ये महसूस किया कि औरतों के अंदर एहसास कमतरी की सबब जो उनके अंदर बेजारी पैदा हो रही है, उसको दूर करने के लिए एक आयशा बेटी हेल्पलाइन हमने शुरू की, जिसमें हमारे वकला भी हैं, दानिश्वर भी हैं और ख़वातीन भी हैं, ताकि वो औरतें जो अपने मामलात को हम तक पहुँचाएँ। हम उनको फ़ोन पर भी कन्विंस करते हैं। हमारे पास इस सिलसिले में हमारे बिरादरान वतन की बहनों के भी फ़ोन आ रहे हैं, उनकी भी जहेज़ की समस्याएं हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी की समस्याएं हैं, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो हमने बिना तफरीक, क्योंकि कई बार हमसे पूछा गया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए हेल्पलाइन है, मैंने कहा नहीं, ये हिंदुस्तानी नारी के लिए हेल्पलाइन है, क्योंकि वो सब हमारी बहन बेटियाँ हैं। अगर उनके साथ कहीं भी जुल्म ज़्यादती हो रही है तो हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम। कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत वैक्सीनेशन के लिए आज से 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को भी शामिल करने की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन ही टीका लगवाने को लेकर मेरठ के लोगों में भी काफी जोश नजर आया। खास तौर पर सरकारी अस्पतालों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और अलग अलग इलाकों में हेल्थ सेंटरों पर टीका लगवाने के लिए लोगों की खासी तादाद नजर आई। प्लस वालों को लग रहा था और 60 बिलो 45 एवब उनको लग रहा था जिनको कोमॉर्बिड थे जो, लेकिन जैसे ही 45 प्लस को खुला है उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से लोग आए हैं। और हमारा जो वैक्सीनेशन 9 बजे शुरू होता था, 8:30 बजे यहाँ पर हमारे पास काफ़ी भीड़ उपस्थित थी, तो उसी हिसाब से हमने भी तैयारी कर रखी थी। 8:30 बजे अपना सेंटर खोल के और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया था। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, उसके बाद 9 बजे से हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। तो अभी हमारे बूथ का जो सेशन का लिमिट है वो 200 का है। जी, इसका तो बड़ा इंतज़ार था कि कब हम लोगों के एज ग्रुप में ये स्टार्ट होगा, और वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए। जब भी उसका टर्न आए सबको लेना चाहिए। ये जो है खुद के भी हित में है, राष्ट्र हित में भी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं लोग, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है और टाइमली दे रहे हैं और अच्छा फील हो रहा है कि टाइमली लगवाएं। सब सारे लोग अपने अपने उसके लिए चिंतित होकर आके। मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर जिस तेजी के साथ फैल रही है, वहीं हुकूमत ने भी कोरोना वैक्सीन ड्राइव और तेज कर दिया है। आज से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। पहले ही दिन अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल और दीनदयाल अस्पताल में लोगों की खासी तादाद नजर आई। जिला अफसरान ने भी वैक्सीन लगवाने आए लोगों के लिए माकूल इंतजाम किए थे। वो वैक्सीन लगवाने आया था, सरकार की ओर से पूर्व निर्धारित रजिस्ट्रेशन मैंने करा रखा था। यहाँ आने के बाद सारी सुविधाएं मिली और 45 से ऊपर और 45 के 60 की उम्र के काफ़ी लोग मतलब लगवा रहे थे और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। देखिएगा, ये अभी 1 अप्रैल से सभी जो 45 साल की उम्र से ऊपर के व्यक्ति हैं
उन सभी को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार के दिशा निर्देश हैं। हमारे यहाँ आज से कोवैक्सीन लग रही है और जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो सामने मोहनलाल गौतम अस्पताल में लगाई जा रही है। ये सरकार की नीति के अनुसार इन जो 45 साल से ज़्यादा लोग होते हैं, चाहे भले ही वो, अभी तक तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दे रहे थे कि जिनको कोई सर्टेन बीमारियां थीं, जिसमें 20 बीमारियों की लिस्ट थी, लेकिन आप सभी को जो 45 साल से ऊपर है उन सभी। कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन और उसके बाद के हालात से मुतासर स्कूल, कॉलेज और मदारिस का तालीमी निज़ाम इस साल भी मुकम्मल तौर पर पटरी पर नहीं आ सका है। उनमें भी सबसे ज्यादा असर मदारिस के तलबा पर पड़ा है। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम से महरूम मदारिस के 9वीं जमात तक के तालिब इल्मों के लिए होम एग्जामिनेशन कराने से भी कासिर मदरसा मुंतज़मीन अब नए तालीमी साल की शुरुआत से कबल कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे से परेशान है। पेश है मेरठ से रिपोर्ट। CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड से मुंसलिक स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन तालीमी सिस्टम के जरिए सालाना इम्तहानात को इस साल मुकम्मल कराया गया है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को बगैर इम्तहान के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया, लेकिन मदरसा तालीमी निज़ाम में वसाइल की कमी के सबब मदरसा मुंतज़मीन होम इम्तहानात भी कराने से कासिर हैं और बगैर इम्तहान के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने के नुकसानात से परेशान भी हैं। ये है कि फिर गवर्नमेंट, हालात बिगड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने फिर पाबंदियाँ आयद कर दी है। अब उन बच्चों का जो एक तो सिलेबस भी मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी वजह से जो है हम होम एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम तो जो है अब ये हो सकता है आगे मुलतवी कर दिया गया है। अभी होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोई ऐसी तारीखें वगैरह भी जारी नहीं की गई हैं हमारे बोर्ड की तरफ से। वजह यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम कौम के सामने बच्चे को एकदम नाकारा बना करके पेश करना चाहते हैं। वो जो कहा जाता है नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, वो इस शक्ल में कौम के सामने पेश करना हो जाएगा हमारा। इसलिए कि जब हमने उसको तालीम दी ही नहीं जो चाहिए और बच्चे की वो बुनियाद मजबूत ही नहीं हो पाई, तो क्लास जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, वो आगे की किताबों को पढ़ेंगे, तो जो बात पैदा होनी चाहिए वो सलाहियत पैदा नहीं हो पाएगी, तो वो नाकारे होंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद केसों में हो रहे इजाफे की वजह से स्कूल्स और मदारिस में अभी बाज़ाब्ता तौर पर ऑफलाइन तालीम की शुरुआत होती नजर नहीं आ रही है। इस वजह से नाचाहते हुए भी मदरसा मुंतज़मीन अब बच्चों को प्रमोट करने की मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ हो गई है मदारिस में, इसलिए उनको वो आ नहीं रहे हैं और हम अगर उन्हें बुलाना चाहें तो उनके गार्जियंस भेजने को भी राज़ी नहीं है। इन हालात में हम लोगों की ये राय हो रही है मुंतजिमा की कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, बोर्ड क्लास 9th क्लास तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा और ये है कि अगर एग्ज़ाम हम करा पाते हैं छुट्टियों के बाद तो एग्ज़ाम करा लेंगे, ना उन्हें प्रमोट करके आगे क्लासों में भेज दिया जाएगा। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे को वजह बताकर स्कूल और मदारिस को अप्रैल तक बंद रखने का हुक्म पहले ही जारी किया जा चुका है। ऐसे में नए तालीमी सेशन में ऑफलाइन तालीमी निज़ाम की जल्द शुरुआत होना मुश्किल नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से मुल्क भर में हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस पर IIT कानपुर के माहिरीन की वार्निंग तशवीश बढ़ाने वाली है। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस मरतबा कोरोना का फैलाव ज्यादा तेज हो गया है। IIT कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल ने एक मॉडल की बुनियाद पर यह वार्निंग जारी की है। देश में थोड़ा देर से बढ़ना शुरू हुआ है जरूर, लेकिन अब 1000 नए केसेस रोज आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो इसको हमारे अंदाज से अप्रैल के महीने में ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू करेंगे नंबर्स। लोग तो अब लगता है कि कोरोना से परेशान आ चुके हैं, लॉकडाउन या डिस्टेंसिंग मेजर्स, मास्क पहनने से, तो धीरे धीरे लोगों ने पहनना छोड़ दिए हैं, इस तरह के प्रिकॉशंस लेने छोड़ दिए हैं। वो भी एक कारण है कि जो तेजी से बढ़ने का। IIT कानपुर के शोध के मुताबिक यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो सकती है। इससे बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी है। इस तरह से अगर लोग
सतर्क होंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे तो शायद कोरोना से बच सकते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मगरबी एशिया और शुमाल अफ्रीकी मुतालात शोबे के ज़ेर एहतमाम कौमी वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू मगरबी एशिया की मईशत पर कोविड-19 के असरात और हिंदुस्तान के लिए मुज़मिरात था। इस वेबिनार में मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की। मुल्क में कोविड की आमद के बाद से ही मगरबी एशिया की मईशत मुसलसल गिरती जा रही है, जो हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस अहम तरीन मौजू AMU की जानिब से कराए गए वेबिनार में माहिरीन ने गौर-ए-खौज किया कि मगरबी एशिया के हालात हिंदुस्तान पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। इस मुश्किल दौर से निकलने और बहरान से निमटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। UAE, कतर, कुवैत वगैरह सब का इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है, सेलिंग ऑयल। अब चूँकि ऑयल इंडिया और चाइना सबसे दो बड़े कंज्यूमर हैं, यहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने की वजह से उनका ऑयल का सेल बहुत कम हो गया है। अब ऑयल का सेल जब उनका कम हुआ है, जाहिर सी बात है तो उनका इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट किया है। उन लोग अब ऐसे पोजीशन नहीं है कि लेबर को एम्प्लॉय कर पाएँ, उनका तनख्वाह दे पाएँ टाइम से, तो उन लोग को अपना इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए उन लोग अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं ताकि ऑयल का कुछ रेट ऊपर जाए। जो ये पूरे सेमिनार का था, जो सारे स्पीकर्स ने बोला, उसमें जो जिस निकल के आया वो यही आया कि हम किस तरह से इस तरह के क्राइसिस, अगर इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आता है तो उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं। तो अभी हमारी पॉलिसीज़ का डायरेक्शन इस तरह का होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमीज़ स्टेबलाइज्ड रहें। हम जो रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, तो हम रिसेशन को किसी हद तक जो है वो कंट्रोल कर पाएँ, और रिसेशन को हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब हमारे पॉलिसीज़ इस डायरेक्शन में हो कि हम कुछ स्मॉल स्टिमुलस पैकेजेस देते रहें ताकि डिमांड जो है उसका फ़्लो जो है वो रुक ना पाए, डिमांड का फ़्लो जो है बढ़ता रहे। क्योंकि अगर हमारी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट हमें पूरी इकॉनमी में जितनी भी चीज़ें उन पे इम्पैक्ट दिखेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ CJM की अदालत में केस दर्ज कराया गया है। समाजी कारकुन तमन्ना हाशिम ने केस दर्ज कराया। ममता बनर्जी पर इंतखाबी रैली में बिहार, यूपी के लोगों को गुंडा करार देने का इल्जाम है। 8 अप्रैल को इस केस की अगली समाअत होगी। मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में मैंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा इसलिए दर्ज कराया है कि ममता बनर्जी ने बिहारियों का अपमान करने का काम किया है। वो खुले मन से बिहारियों को गुंडा कहने का काम किया है। इसी से आहत होकर आज मैंने उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में धारा 147, 48, 295, 295A और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख जो है 8/4/2021 को रखी गई है। उनका वक्तव्य, उन्होंने अपने जहाँ से वो चुनाव लड़ रही नंदीग्राम से, उन्होंने बिहारियों को गुंडा कहा। अब बताइए, बिहारी गुंडा है क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल की लाइफ लाइन है बिहारी, और बिहारी को ऐसा कह के उन्होंने बिहारियों का बहुत बड़ा अपमान किया। इससे मैं क्या, पूरे बिहार और यूपी के लोग आहत हैं। आइए आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने यूपी और बिहार के लोगों से मुतल्लिक क्या कुछ कहा है। ITI तो ভরে রেখে দিয়েছো, उत्तर প্রদেশের গুন্ডাকে, বিহারের গুন্ডাকে, CPM এর গুন্ডাকে ভাবছো ভয় দেখাই, ভোট লুটবো। একটা ভোট লুটে দেখো তুমি, তারপর তোমার কি অবস্থা হয়। একটা ভোট লুটে देखो। नवादा में मुश्तबा हालत में अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कोंदापुर और भदौल गांव में आज फिर 2 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक बुजुर्ग की मुश्तबा हालत में मौत हुई है। महलकीन के अहले खाना के मुताबिक होली के दिन से शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। दिया नहीं दिया, एकाएक हमको आँख से रोशनी भाग किया। क्या पिया था? पता नहीं, शीशी पिएगी मगर भूखा पिए। दारू पिया था परसों। अच्छा, धीरे धीरे पैखाना होने लगा, उसे धीरे धीरे बढ़ गया। तो 3 आदमी पिए थे। अच्छा, तो पटना चला गया। काम है तो शासन को सब पता है कि सब शराब पी के ही मर रहा है, मगर किसी को हॉस्पिटल में रोक नहीं रहा है, ना किसी को पोस्टमार्टम किया है। अखबार पढ़े तो अखबार में दिए हुए कि डायरिया से मरा है, और कोई डायरिया से नहीं मरा है, सब शराब पी के मरा। बोल रहे मतलब कि शराब मतलब कल परसों का बीच नहीं पिए थे, मतलब होली लगभग पिए थे, मतलब तबीयत वह सब सही था।
और ले गए थे हॉस्पिटल, मतलब कि 10 बजे उल्टी की हैं। बेतिया में बीजेपी के रियासी सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराब से बिहार में हो रही अमवात पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत से इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बहुत ही दुखद है और जिस इलाके में यह हो रहा है हर हालत में वहाँ के पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इस तरह की चीज़ें रुकनी मुश्किल होंगी। मुजफ्फरपुर के तारसन में 2 ग्रुपों के बीच पुरतशद्दुद झड़प और पुलिस पर हमला मामले में 16 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां आगे होंगी। मामला मकरबी अनुमंडल के तिरकी के तारसन गांव का है। गुज़िश्ता मंगल को तारसन में बच्चों के तनाज़े में 2 ग्रुपों में तशद्दुद फूट पड़ा था। इस मामले में 79 अफराद के खिलाफ नामजद FIR और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लोग पकड़े गए, फिर आगे 16 लोग पकड़े गए। सबके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। मेडिकल करा के कोर्ट में? जी हाँ, कोरोना जांच करा लिए सदर अस्पताल में, उसके बाद न्यायालय। मामला यही आपसी विवाद के लिए, सब तो यही हम लोग को जो जानकारी मिल रही है कि आपसी विवाद के लिए हुआ है मारपीट। जी पुलिस के साथ भी मारपीट? जी हाँ, पुलिस के साथ भी कुछ। मधुबनी में बीनीपट्टी अनुमंडल के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन आपसी अख्तलाफात के चलते कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वारदात के बाद से मुतासरीन के अहले खाना का जहां रो रो कर बुरा हाल हुआ है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मुतासरा खानदानों से मिलने मोहम्मदपुर गांव पहुंचे RJD रुकन असेंबली ने इस मामले में तेजी से जांच और मुतासरीन को इंसाफ दिलाए जाने का मुतालबा किया है। सरकार की है, पुलिस की है और प्रशासन की ही है। हाँ, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है नरसंहार जो यहाँ पर हुआ है वो होने का काम किया। वरना हमको नहीं लगता है कि अगर पहले से लोग सतर्क रहते और ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता जिनका पहले से नाम आ रखा है कई एक अपराध में, और उनको अरेस्ट अगर कर लिया जाता तो हमको नहीं लगता कि ये दिन हम लोगों को देखने को। दोषी को अविलंब स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा दिया जाए, पीड़ित परिवार के आश्रितों को नौकरी दिया जाए। और जो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।